इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, सर एक क्वेरी था। हाँ पूछो। सर ये हमने जो हमारी वर्क कस्टमर एडवेंचर वर्क कस्टमर टेबल है उसमें ही हमने मर्ज क्वेरी करके दूसरी टेबल से डेटा ऐड ऑन किया है ना। ये कस्टमर टेबल में हमने मर्ज नहीं किया है, ये हम सेल्स टेबल में कस्टमर टेबल से डेटा लेके आए हैं। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है सर, ये डेटा कहाँ से कैसे आ रहा है। चलो मैं इसको हटाता हूँ, फिर से करता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिया। अभी यहाँ पे आपके पास ये कस्टमर टेबल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स हैं। ठीक हम्म। है, दूसरी हमारे पास ये सेल्स टेबल है। ठीक है, तो पहली चीज, बिफोर आई प्रोसीड विद दिस, पहली चीज ध्यान रखो, हमारे पास दो तरह की टेबल आएंगी। दो तरह की टेबल कौन कौन सी हैं? अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, कस्टमर टेबल है और एक सेल्स टेबल है। ठीक है, दोनों के नेचर अलग अलग हैं, दोनों के नेचर अलग अलग। हम्म, हो गया सेल, हो गया सेल, सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो तरह की टेबल हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान दो तो एक हमारे पास है कस्टमर टेबल, दूसरी होती है हमारे पास सेल्स टेबल। अब इन दोनों के टाइप में, बेसिक टाइप में डिफरेंस है। बेसिक टाइप में डिफरेंस क्या है कि जो आपकी सेल्स टेबल है, ये आपकी मल्टीपल टाइम्स चेंज हो सकती है। राइट, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लगातार नए रिकॉर्ड ऐड हो सकते हैं। कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में कस्टमर का एक बार रिकॉर्ड बन गया तो वो बार बार चेंज नहीं होता है। राइट, तो ये दोनों के बेसिक नेचर में डिफरेंस है, इसलिए ऐसी कोई टेबल जो आपकी ज्यादातर जिसमें एक बार वैल्यू चली गई तो वो फर्दर आगे रेफरेंस के लिए यूज की जाएगी, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन टेबल। ठीक है, देन सेल्स टेबल, जहां से आपकी फिगर्स निकलेंगी, जहां से आपकी एनालिसिस होगी, जहां से आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाएगी। राइट, आपके कस्टमर टेबल से आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट टेबल से आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं होगी। आपकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाएगी तो कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी? सेल्स से, जहां जहां से आपका पूरा फाइनेंस रिलेटेड है। राइट, या अगर मान लो, अगर हम इसको दूसरे टर्म में देखते हैं, तो जैसे अगर हम किसी कॉलेज के डेटा पे काम कर रहे हैं तो वहां पे स्टूडेंट की टेबल तो एक अलग टेबल है, लेकिन स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट ने कब किस एग्जाम में कितने मार्क्स पाए हैं, वो क्या है? परफॉर्मेंस टेबल है। राइट, तो किसी भी डेटा में आपको दो तरह की टेबल मिलेंगी। नंबर वन इज डायमेंशन टेबल, जैसे यहाँ पे है हमारी कस्टमर की टेबल या प्रोडक्ट की टेबल, या दूसरी होगी हमारी फैक्ट टेबल। राइट, तो फैक्ट टेबल कौन सी है यहाँ पे? सेल्स टेबल, जिसके बेस पे आपकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाएगा। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जहां पे भी हम फैक्ट टेबल यूज करते हैं, तो फैक्ट टेबल में हम डायमेंशन टेबल से ज्यादातर रेफरेंस लेके आते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे चाहे हमारी प्रोडक्ट टेबल हो या कस्टमर टेबल हो, अगर आप सेल्स टेबल में देखोगे तो आपके पास जो ऑर्डर नंबर है वो भी अ, एक रेफरेंस के तौर पे है, प्रोडक्ट की है वो भी एक रेफरेंस के तौर पे है, कस्टमर की है वो भी रेफरेंस के तौर पे है, यहाँ पे टेरिटरी की है ये भी रेफरेंस के तौर पे है। तो चार जो मेन चीजें हैं कि हमने किसको सामान बेचा है, क्या सामान बेचा है, किस एरिया में सामान बेचा है, ये सारी चीजें दूसरी टेबल से रेफरेंस में आ रही हैं। अंडरस्टूड? यस सर, सर कैन बी से दैट कि जो हमारी डायमेंशन टेबल है वो हम उसमें हमारा सिर्फ यूनिक डेटा होगा एंड हाँ, हमारी जो फैक्ट जितनी टेबल भी, होगी उसमें डुप्लीकेसी हो सकती है बिकॉज एक हाँ, कस्टमर मल्टीपल। फैक्ट यस। टेबल में डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन आपकी जो डायमेंशन टेबल है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। यस। यू गॉट इट राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास कस्टमर टेबल है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कस्टमर के नाम में हमें कस्टमर की में डुप्लीकेसी दिख रही है। ठीक है, टेरिटरी में डुप्लीकेसी दिख रही है, प्रोडक्ट के में भी डुप्लीकेसी हमें कहीं ना कहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे 529 529 ये डुप्लीकेट हैं, 214 214 डुप्लीकेट हैं, तो आपको डुप्लीकेसी दिखेगी। राइट, लेकिन
जो डायमेंशन टेबल है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, राइट। अब हम यहाँ पे इस फैक्ट टेबल में हम कस्टमर की जो डायमेंशन टेबल है वहां से हम डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, मर्ज क्वेरी में गए, मर्ज मर्ज क्वेरीज, और अब ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आगे रिपीट भी होंगे, केवल यही नहीं होंगे, आगे भी आएंगे। जैसे ट्रांसफॉर्म में है तो यहाँ पे भी आपको मर्ज का ऑप्शन दिखाई देगा। देन ऐड है, ऐड में भी आपको मर्ज का ऑप्शन कहीं ना कहीं है। काम सबका एक ही होगा। पावर बीआई में एक ही काम को करने के मल्टीपल आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। एक्सेल में भी ऐसा ही था, एक्सेल में भी एक काम को करने के मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे थे। जैसे मल्टीपल जगह से आप फिल्टर लगा सकते हो, मल्टीपल जगह से नेम्स डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल जगहों से सॉर्टिंग कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी है। तो ठीक है, यहाँ पे हम मर्ज क्वेरीज पे गए। अब पहली टेबल हमने सेलेक्ट की तो हमें कस्टमर टेबल चाहिए, राइट। कस्टमर की डिटेल चाहिए। चलो अब कस्टमर छोड़ते हैं, हमें प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलेक्ट किया। अब प्रोडक्ट की सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट की हमें मिलेगी कहाँ, हमें प्रोडक्ट टेबल में मिलेगी, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल को सिलेक्ट किया। अब प्रोडक्ट टेबल में हमने इसको प्रोडक्ट की के साथ में मैच कराया, राइट। तो यहाँ पे अब देखो दिखा रहा है जितने भी 29,481 रोज हैं जो हमारी सेल्स टेबल में हैं, वो सारी यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम सपोज सब प्रोडक्ट सब कैटेगरी को कनेक्ट कर देते हैं तो डेटा टाइप तो मैच हो रहा है, तो यहाँ पे तो टिक आ रहा है, लेकिन आगे क्या दिखा रहा है, 0 मैचेस, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे प्रोडक्ट प्राइस पे हम क्लिक कर देते, डेटा टाइप मैच हो गया लेकिन मैच 0 आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारा राइट है जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मिल रही हैं। फिर ओके किया। अगर सही जगह करोगे तो, अगर सही सही जगह, अगर प्रोडक्ट की को आप प्रोडक्ट की के कॉलम में ढूंढोगे तभी तो मैच करेगा। प्रोडक्ट की को प्रोडक्ट प्राइस के कॉलम में मैच करोगे तो कैसे मैच करेगा। तो सर मैच हो गया, तो उसमें से हम कुछ भी अब ले सकते हैं जो कुछ भी नहीं ले सकते हैं, वो पूरी तरह से मैच तभी करेगा जब आप सही वैल्यू सेलेक्ट करोगे। मतलब 1/2 4/8 बनने से तो वैल्यू थी और हाँ। दूसरी जगह तो अब सारी चीज तो मैच होती है। तो अब सेल्स देखो, सेल्स टेबल में आपके पास मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट टेबल में तो आपके पास लिमिटेड एंट्रीज हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारी सेल्स टेबल है, इसमें अगर इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे 29,481 एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, यही अगर प्रोडक्ट टेबल में देखोगे तो हमारे पास कितनी एंट्री आ रही हैं। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास नहीं, 2 एंट्री नहीं है, कुछ गलत सेलेक्ट के लिए कर लिया हमने। ये है प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितनी एंट्री आ रही है, यहाँ पे 293 एंट्री आ रही है, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट तो लिमिटेड होंगे ना, कस्टमर्स तो जो सेल्स हैं वो तो अनलिमिटेड हो सकती हैं, प्रोडक्ट तो लिमिटेड है। हाँ मैच हो गया, हाँ वहाँ पे जाके जैसे आपने फर्स्ट नेम किया था, हाँ वहाँ से जाके हम कुछ और भी देख सकते हैं वहाँ से, मगर ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। हाँ, एक बार आपने कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया तो आप फिर कुछ भी लेके आ सकते हो उस टेबल से। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, सेल्स टेबल में हमारे पास 29,000 एंट्रीज हैं, और इस टेबल में हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, केवल 293 एंट्रीज हैं। बट स्टिल अगर हम मैच करेंगे, अब यहाँ पे हमने मर्ज किया प्रोडक्ट की, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को मैच किया, राइट। तो जो हमारे पास सेल्स टेबल में 29,481 प्रोडक्ट्स कीज हैं, वो सारी प्रोडक्ट कीज हमें प्रोडक्ट टेबल की 293 प्रोडक्ट कीज में मिल रही हैं। अंडरस्टूड, समझ गए। जितनी भी हमारी 29,481 एंट्रीज सेल्स टेबल में है, वो सारी के सारे प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट की में मिल रहे हैं। और प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, केवल 293 प्रोडक्ट्स हैं, करेक्ट। ओके, और फिर हम यहाँ पे हमने इसको ओके किया। तो अब यहाँ पे एक बार कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश हो गया। अब हम प्रोडक्ट टेबल से जो हम चाहें वो डिटेल यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सपोज हम प्रोडक्ट नेम लेके आ गए, देन प्रोडक्ट का कलर लेके आ गए, देन प्रोडक्ट की कॉस्ट लेके आ गए, प्रोडक्ट का प्राइस लेके आ गए। ठीक है, 4 वैल्यूज लेके आ गए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमने
यूज ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स अनटिक रखा, तो अनटिक करने पे क्या होगा, जो ये नाम होगा सिर्फ यही आएगा, पूरा उसके टेबल का रेफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ओके किया। अभी आप देखो टेबल में चारों चीजें आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट कलर आ गया, प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया एंड प्रोडक्ट प्राइस आ गया। क्या तो फिर select करेंगे तो उनको different दिखेगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और हमने यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कलर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर हमने इसको टिक किया तो देखो कि ऊपर नाम कैसे आएंगे। ऊपर हमारे जो प्रोडक्ट के नाम है, वो जो फील्ड्स के नाम है वो कैसे आ रहे हैं, पूरे एडवेंचर वर्क्स प्रोडक्ट पूरी डिटेल, इसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम आ रहा है, फिर यहाँ पे आगे प्रोडक्ट कॉस्ट आ रहा है। लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते ना, हमें तो छोटा ही नाम चाहिए। तो इसका एक तरीका है, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज करो, राइट। लेकिन हम चेंज नहीं करते हैं, हम सिंपली उसको यहीं से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया प्रोडक्ट नेम दे दिया और प्रोडक्ट कॉस्ट दे दिया, प्रोडक्ट प्राइस दे दिया, ओके किया। सॉरी, फिर से वही कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमने इसको अनसेलेक्ट किया, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे इसको अनचेक कर दिया हमने, ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास चारों कॉलम आ गए, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो जो उनके ओरिजिनल नाम है बस वही आ रहे हैं, पूरे टेबल का डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस। इन दोनों में क्या अंतर है? प्रोडक्ट प्राइस है और प्रोडक्ट कॉस्ट है। देखो उसने काम किया, इससे इसको पता है। आ गया? नहीं आया समझ में? एक दुकान पे, अगर मान लो आपके आपके पास कोई दुकान है, राइट, तो द दुकान में आप कॉस्ट। कहीं से प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो जो आप लेके आ रहे हो, आप उसी प्राइस पे लेके आ रहे हो जिस पे बेच रहे हो? नहीं ना, राइट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट वो है जो आपने दी है, राइट, और प्रोडक्ट प्राइस वो है जिस पे आप बेच रहे हो आगे, राइट। प्रोडक्ट कॉस्ट है जो हमने उनसे लिए, हाँ प्रोडक्ट प्राइस वो जो हमने उनसे दिए। हाँ, ठीक है। तो मान लो अगर आप आपकी एक छोटी सी दुकान है, उसमें आप मैगी बेचते हो, राइट। तो मैगी का पैकेट एज अ रिटेलर आपको किस प्राइस पे पड़ेगा? अगर मार्केट में 12 रुपए का है तो आपको लगभग 5 या 6 रुपए का मैगी का पैकेट पड़ेगा। ठीक है, तो वो 5-6 रुपए है जो आपकी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की। लेकिन जब आप उसको बेच रहे हो एमआरपी पे, तो वो 12 रुपए उसका एमआरपी, उसका प्राइस हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? ऐसे ही मान लो कोई कार होती है, कोई कार, अगर कार की सेल्स करने जा रहे हो, तो जो कार आपको, जो एंड यूजर को सपोज 12 लाख में मिल रही है, वो डीलर को कितने में मिलती है? लगभग 6.5-7 लाख में मिलती है। ठीक है, लगभग। उन सारी चीजों को मिला के लाइक हाँ जी, कुछ कह सर, रहे हो? लाइक कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको बनाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, वो उसका हाँ एक्चुअल प्राइस हुआ, और जो वो जितने में उसको सेल कर रहा है वो उसका प्राइस हो गया। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट करके एक जगह पे लेके आ सकते हो। अब इसके बाद आता है अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज जब आपके पास टेबल हैं, सिमिलर टेबल्स हैं, आपको उनको एक में ही मर्ज करना है। अब मान लो हमारे पास अब यहाँ पे मैं एक और टेबल इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 2017 की 2016 वाली मैंने इंपोर्ट कर ली, ओपन कर लिया। ठीक है,
ओके किया। और एक टेबल हम और ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने 2015 की टेबल ओपन किया और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास तीन टेबल हैं सेल्स की, 2015 की सेल्स है, 2016 की सेल्स है और 2017 की सेल्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपेंड करते हैं, अपेंड, अपेंड क्वेरीज। ठीक है, अब यहाँ पे दो टेबल अपेंड करनी, तो अब अपेंड में हमेशा हम टेबल को अपेंड कर रहे हैं। मर्ज में क्या कर रहे थे, मर्ज क्वेरीज में क्या कर रहे थे कि हम एक टेबल में दूसरी टेबल से कुछ फील्ड्स रेफरेंस के बेस पे लेके आ रहे थे। राइट, एक फील्ड हम रेफरेंस के लिए चुन रहे थे, और उसके रेफरेंस में जो दूसरी टेबल में हमें वैल्यूज मिल रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग वो हम लेके आ रहे थे। अपेंड में क्या है कि जब हमारे पास पूरी पूरी टेबल सेम स्ट्रक्चर में है, अंडरस्टूड, दो टेबल्स है, दोनों सेम स्ट्रक्चर में है, अब हमें क्या करना है, उनको एक टेबल में बनाना है। तो यहाँ पे आप दो टेबल ले सकते हो या दो से ज्यादा टेबल ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया टेबल टू अपेंड। तो ये हमारी करंट टेबल है, इसमें हमें 2016 का डेटा ऐड करना है, इसी में हमें 2017 का डेटा ऐड। ओके, हमने यहाँ पे ओके किया। तो यहाँ पे अब देखो 2017 वाली टेबल में ही 2016 का डेटा भी यहीं पे अपेंड होके आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे अगर देखोगे, लोड मोर करते हैं, तो यहाँ पे 2016 में ही 2017 का डेटा पूरा इसी में आ गया होगा। थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा सर। हम्म, वो डेटा मर्ज होके आ जाता है पूरा। वैसे तो नहीं देख सकते। ठीक है, एक एक ये तरीका है, दूसरा आप इसको नई टेबल में भी ले जाके मर्ज कर सकते हो। तो नई टेबल में ले जाने के लिए आप यहाँ पे अपेंड एज न्यू कर सकते हो। तो डाउन है तो ऑर्डर डेट पे डाउन है तो काम करते हैं। ऑर्डर डेट में अभी वो पूरी डिटेल आ नहीं रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा, ये 1 लाख से ऊपर का डेटा हो गया होगा ना, तो अभी ये डेटा उसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, डेट फिल्टर्स, ईयर, नेक्स्ट ईयर, डेट फिल्टर्स, ईयर। हम्म, एक मिनट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म काउंट रोज में जाते हैं। देखो 56,046 हो गई, पहले 29,000 थी, अभी 56,000 आ रही है, मतलब डेटा नया मर्ज होके आ गया है। ठीक है, कि अब मान लो हमारे पास अब ये तीन तीन टेबल है जो कि हमने इंडिविजुअली मर्ज कराई हैं। लेकिन मान लो आपके पास डेटा है वो डेली बेसिस पे आता है, और डेली बेसिस पे एक नई अम, नई टेबल बन के आती है, नई एक्सेल बन के आती है। राइट, आप चाहते हो एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसी टेबल बनाना कि जैसे ही वो उस फोल्डर पे कोई डेटा रखे, वो इमिडिएटली हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे मर्ज वाला एरिया बनाया है, यहीं पे मर्ज होके ऑटोमेटिकली आ जाए। राइट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रादर देन कनेक्टिंग इंडिविजुअल टेबल, हम एक फोल्डर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर में, यहाँ पे ये फोल्डर में एक ले लेता हूँ, ये AW वर्क्स है, AW सेल्स है। अब यहाँ पे 2015, 2016, 2017 का डेटा है। मैं 2017 के डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ, ये बाहर भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ बाहर बाहर भी पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो ये जो 2017 का डेटा है अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि हम एक फोल्डर को कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोर्स पे गए, और यहाँ पे मोर पे गए। ठीक है, मोर में यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, देखो।
ठीक है, फोल्डर पे गए, हमने कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोकेशन मांगेगा कि उस फोल्डर की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्राउज पे गए। अब ये हमारा डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, और डी ड्राइव में पावर बी आई में AW वर्क्स, इसमें AW सेल्स, ये हमारा फोल्डर है। ठीक है, हमने ओके कर दिया। अब इस फोल्डर को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या होगा। अभी यहाँ पे दो फाइल्स हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्या हुआ, फिर से चल रहा है क्या? ठीक है, तो 2016 और 2015 के फोल्डर हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म किया हमने। ठीक है, हमने कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म किया। अभी थोड़ा दो टेबल्स को कंबाइन करेगा और एक नई टेबल बन के आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको अब ओके किया। अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म फाइल, हमारे पास ये 15 और 16 के आगे, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दो एंट्रीज दिखाई दे रही, 2015 और 2016। ठीक है, ये फाइल्स हमें दिखाई दे रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे 2017 वाली फाइल उठाई और ये यहाँ पे हमने डाल दी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे गए और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल इस टेबल को हमें रिफ्रेश करना है। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे जितनी भी फाइल हैं ये सारी सबको उठाएगा और सबका डेटा कंबाइन करके यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो आपको इंडिविजुअली डेटा को इंपोर्ट करने की, फिर उसको जाके अपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वहाँ पे डेटा आया, आपने बस रिपोर्ट को रिफ्रेश किया और आपका पूरा डैशबोर्ड नए डेटा के हिसाब से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे फोल्डर को, rather than कनेक्टिंग अ सिंगल फाइल, आप पूरे फोल्डर को कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जहाँ पे डेली बेसिस पे रिपोर्ट आ रही है या वीकली बेसिस पे रिपोर्ट आ रही है, तो आपको फिर वहाँ पे रिपोर्ट को इंपोर्ट करके अपेंड करने की इंडिविजुअली जरूरत नहीं है। राइट, क्योंकि आप एक बार डैशबोर्ड पूरा क्रिएट कर चुके हो। ठीक है, डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद आप फिर से नई फाइल इंपोर्ट करोगे, उसको फिर अपेंड करोगे, उसके बाद फिर आपको डैशबोर्ड भी मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। राइट, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें क्या है, आपको एक बार पूरे डैशबोर्ड को बनाने की मेहनत करनी है। इसके बाद डेटा आता जाएगा, अपने आप जुड़ता जाएगा, आता जाएगा, अपने आप जुड़ता जाएगा, आता जाएगा, अपने आप जुड़ता जाएगा, अपडेट होता रहेगा। टेबल में डेटा आ गया, इसका मतलब वो आगे फिर डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझने में अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है। डेटा पे डेटा पूरा शेयर कर दूंगा मैं आज। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हमने अभी जितना भी हमारा होम टैब था, होम टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेसिक कमांड्स होते हैं, कैसे हम अलग अलग चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब इसको एक बार हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई किया हमने, तो ये डेटा हमारा जाके लोड हो जाएगा हमारे डैशबोर्ड के एनवायरनमेंट में। अभी तक हम डैशबोर्ड के एनवायरनमेंट में लोड करने से पहले डाटा को वो कर रहे थे, मतलब एडिट कर रहे थे, क्या हमें डिटेल्स चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, और एक्सेल सीट में कोई इशू है तो हम उसको ठीक कर रहे थे। अभी तक हम यही कर रहे हैं। डाटा सॉर्टिंग कर रहे हम्म। तो बेसिकली इन सब का पर्पस यही होता है कि आप जब भी अपने डेटा पे काम करते हो, तो यू नीड टू इंश्योर कि जो भी हम डेटा अपलोड कर रहे हैं वो सही तो है। राइट, क्योंकि डैशबोर्ड में पहुंचने के बाद
तो फिर हमें सिर्फ गलती गलती दिखाई देगी, राइट। डैशबोर्ड आपका तब बिल्कुल सही आएगा जब आपका डेटा सही है? एक्सेल फाइल को सीधा एक्सेल में ले जाके वहाँ पे डाटा क्लीनिंग सॉर्टिंग नहीं करते, आप वहां पे भी कर सकते हो। वहाँ से कैसे लाते हैं? ज्यादा इजी इस पे, एक्सेल से ज्यादा इजी यहाँ पे है वैसे। मान लो 2-3 आप एक्सेल पे करके, आप एक्सेल पे करके लेके आ सकते हो, नो इशू इन दैट, उस पर कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सेल पे करके लेके आ सकते हो। जैसे एक्सेल पे सीन रहता है, 15-20 तो लाइन से है, 2 उसमें ब्लैंक है, फिर 18-20 लाइन से है, फिर 3 उसमें कुछ एरर है, उसको हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे बताओगे? भी आएंगी, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये जो सेल्स वाली फाइल है वो उसमें कुछ एरर है अभी, तो वो हम रहने देते हैं, ठीक है। ये डेटा हमारा अपलोड हो गया, ठीक है। तो अब मान लो अब छोटा सा डैशबोर्ड बनाते हैं, अभी हमें अभी बहुत चीजें करनी है, ठीक है। तो अभी हमें जब पावर क्वेरी में हमें ट्रांसफॉर्म और ऐड न्यू कॉलम वाली चीजें भी देखनी है, इसके बाद फिर डैक्स वगैरह आएंगे। अभी मैंने आपको जो जितना ही बताया बेसिक लेवल का बताया है, लेकिन राइट, उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिससे आपको आपको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ हमने डैशबोर्ड बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप होने लगोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपकी मान लो टेबल क्रिएट होके आ गई, राइट। अब टेबल क्रिएट होने के बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज डेटा मॉडलिंग। आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देख देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक AW सेल्स टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, और एक हमारे पास AW वर्क सेल्स सेल्स की टेबल है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट की टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, दिख रही हैं? ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब ये लाइनें क्या हैं? ये लाइन्स हैं बेसिकली हमारी जो डेटा के बीच में आपस में जो रिलेशन क्रिएट हुए हैं, ये ऑटोमेटिक रिलेशंस हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, मतलब 1-2 क्लास बाद बताऊंगा, जब हमारा ये डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे रिलेशन अपने हिसाब से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डिफॉल्ट रिलेशन में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से रिलेशन क्रिएट करने होंगे, राइट। अभी जस्ट देख लो कि क्या है, जैसे मान लो हमारी एक प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, तो ये रिलेशन अब ये कस्टमर टेबल के साथ में है, ठीक है। तो कस्टमर टेबल में यहाँ पे सेल्स टेबल में कस्टमर की, और यहाँ पे जो कस्टमर टेबल में कस्टमर की है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जैसे ये इस टेबल से इस टेबल में कनेक्शन दिख रहा है, ये एक सेल्स टेबल है, 2017 की सेल्स टेबल है, और ये कस्टमर टेबल है। इनके बीच में जैसे यहाँ पे अगर माउस होवर करोगे लाइन पे, तो दिखाई दे रहा है कस्टमर की और कस्टमर की आपस में कनेक्टेड है, राइट। देन इसी तरह से प्रोडक्ट टेबल में देखो, तो प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट की कनेक्टेड है, प्रोडक्ट की से कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पे भी, इधर भी ये सेल्स टेबल, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट की से कनेक्टेड है, यहाँ पे कस्टमर की के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखो, ये भी तीसरी सेल्स टेबल है, और ये भी सेल्स टेबल है, तो यहाँ पे भी जो कस्टमर की है और प्रोडक्ट की है, ये मोस्टली आपस में सब में कनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर है? अब तो ये हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं। अभी हम 2-3 क्लास के बाद देखेंगे कि हम इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। योगेश, उधर वो चार्जर रखा होगा, इधर ही टेबल पे रखा होगा चार्जर, लेके आना, छोटा वाला चार्जर होगा। इस तरह से हमारी आपस में टेबल्स कनेक्टेड हैं। अब मान लो हमें यहाँ पे डिटेल देखनी है,
कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम चार्ट में हम लेके आते हैं। हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट डाला। इस कॉलम चार्ट में हमने यहाँ पे डाला कि सेल्स टेबल में जो हमारी फाइनल सेल्स है, तो सेल्स टेबल में प्रोडक्ट आ गया। तो हमने सेल्स टेबल को प्रोडक्ट टेबल के साथ में कनेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमने किस किस में कनेक्ट किया था यहाँ पे। अच्छा, AW सेल्स को हमने कनेक्ट नहीं किया किसी से। करते हैं, पहले टेबल्स में आपस में एक दो कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ। AW सेल्स, और यहाँ पे हम कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मर्ज क्वेरीज पे गए, मर्ज क्वेरीज, और यहाँ पे हमने कस्टमर की को कस्टमर टेबल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट किया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया कस्टमर का नेम, ले लिया मैरिटल स्टेटस, जेंडर, और ऑक्यूपेशन। ओके, और फिर हमने इसी में हमने प्रोडक्ट टेबल को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की, यहाँ पे हमने लिया प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की, तो लेट दिस मैच, सारा मैच कर रहा है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया कि प्रोडक्ट का नेम ले लिया, प्रोडक्ट का कलर ले लिया, और इसका कॉस्ट प्राइस ले लिया हमने। ठीक है, ओके किया। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब हम इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई किया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास, अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट कलर के बेस पे हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट कलर को हमने यहाँ पे एक्स एक्सेस पे डाल दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इवेल्युएशन नहीं दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट कलर के बेस पे हम लीजेंड्स में प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल देते हैं। ठीक है, लीजेंड्स में हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल दी। तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल आ गई कि प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसको हमें वाई एक्सेस पे दिखाना है। तो वाई एक्सेस पे हम यहाँ पे इसको जेंडर वाइज डाल देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे तो जेंडर वाइज अलग अलग कलर में कितने काउंट लिए हैं, ये यहाँ पे आ रहा है। सपोज हम जेंडर को ऊपर कर देते हैं, जेंडर को हमने यहाँ पे कर दिया, और प्रोडक्ट कलर को हमने नीचे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेल, फीमेल और एनए, ये तीन जेंडर आ रहे हैं, और उनको जो स्टैक बार में यहाँ पे कलर वाइज अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर माउस ओवर करोगे, तो माउस ओवर में यहाँ पे अलग अलग देखो, जेंडर फीमेल ही आ रहा है। ठीक है, जेंडर फीमेल आ रहा है। देन प्रोडक्ट कॉस्ट 605 एंड काउंट 717 प्रोडक्ट है। नीचे वाले में आए तो फीमेल 461, 274 प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो आगे, तो यहाँ पे फीमेल और टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट 13 एंड काउंट ऑफ प्रोडक्ट 1036। यहाँ पे इसमें आ गए तो 3000 टोटल प्रोडक्ट कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इन चार्ट को चेंज करना चाहो तो चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने दे दिया, हम इसको दूसरे पार्ट में दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे
इस क्लस्टर्ड कॉलम में कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्लस्टर्ड कॉलम में कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो क्लस्टर्ड कॉलम में ये सारे डिवीजन बन के आ गए। यहाँ पे आप ये सारे मेल वाले ग्रुप हो गए, ये सारे आपके फीमेल वाले ग्रुप हो गए, फिर एनए में भी हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट को हम वापस से ऊपर कर देते हैं, जेंडर को हमने नीचे कर दिया, तो यहाँ पे अब अलग अलग पार्ट में यहाँ पे ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू, उसमें अलग अलग कौन कौन सी चीजें हमें हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब हमें कोई दूसरा अगर यहाँ पे करना है, सपोज हमें पाई चार्ट हम डाल देते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे पाई चार्ट डाल दिया। अब इस पाई चार्ट में हम दिखाते हैं कि ओवरऑल मैरिटल स्टेटस वाइज कितने कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लीजेंड में डाल दिया। ठीक है, तो लीजेंड में हमारे पास यहाँ पे या तो मैरिड हैं या सिंगल हैं। ठीक है, अब मैरिड और सिंगल वाइज अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस को हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट प्राइस जो मैरिड वाले हैं उनका कितना है और यहाँ पे अनमैरिड वाले हैं उनका कितना है। ठीक है, टोटल टोटल जो उन्होंने लिया है वो है। अब आप इसमें सपोज फिल्टर फिल्टर डाल के देखना चाहते हो, यहाँ पे तो सिंगल और मैरिड आ गया। अब हम इसमें चाहते हैं कि जो जेंडर वाइज भी हमें सेपरेट होके दिखाई दे। ठीक है, तो जेंडर वाइज जब हमें इसमें सेपरेट करना है तो हम इसमें फिल्टर डालेंगे, तो फिल्टर के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, हमने अलग से सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिल्टर को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब फिल्टर में हमने यहाँ पे डाल दिया जेंडर। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे फीमेल है, राइट। तो यहाँ पे देखो फीमेल का पूरा आ गया, यहाँ पे मेल का पूरा आ गया, यहाँ पे एनए का पूरा आ गया। ठीक है, तो आप लाइव उसमें चेंज कर सकते हो, चलती रिपोर्ट में ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ये पूरा आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है, एक छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है जहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को चेंज कर करके देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप अब सपोज यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेस पे कुछ फिल्टर लगाना चाहते हो, हमने यहाँ पे दूसरा फिल्टर लगा दिया, यहाँ पे हमने ऑक्यूपेशन डाल दिया। ठीक है, अब ऑक्यूपेशन के बेस पे हमने यहाँ पे दूसरा फिल्टर लगा दिया। ठीक है, तो ये है, ये आ गई हमारी ऑक्यूपेशन। तो इसमें आप कितने मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा आ रहा है ये फीमेल में ही, फीमेल का ही पूरा डेटा आ रहा है, अब ये इसमें ये मेल का डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है ये पूरा फीमेल का ही, क्योंकि यहाँ पे ऊपर फीमेल सेलेक्ट कर रखा है ना। ठीक है, ये फीमेल का ही पूरा डेटा आ रहा है। इसमें मैनुअल कितने हैं, इसमें प्रोफेशनल कितने हैं, इसमें स्किल्ड कितने हैं, इसमें क्लरिकल कितने हैं। ठीक है, यही चीज हमें मेल में चाहिए, तो क्लरिकल, मैनेजमेंट, मेल, प्रोफेशनल, स्किल्ड एनए में चाहिए, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे वैल्यूज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये समझ में आ रही है कि कितनी कितनी आसानी से आप यहाँ पे डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हो। अभी दिस इज नॉट इट, अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं, बट बेसिक लेवल की जो डैशबोर्ड है, जो भी प्रेजेंटेशन है, वो यहाँ पे आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे अब हमने सारे फिल्टर हटा देते हैं। यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्ड्स, राइट। हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखाने हैं, हमने यहाँ पे कि यहाँ पे केपीआई डाला। अब केपीआई में क्या होता है कि ज्यादातर केपीआई में हम ऐसी वैल्यूज रखते हैं जो हमें ओवरऑल वैल्यूज दिखाए, राइट। तो अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका अब सपोज हमें हमें क्या करना है कि हमें टोटल प्राइस कितनी हमने सेल की है वो हमें दिखाना है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसने दिखाया कि टोटल प्राइस जो अभी तक हमने टोटल सेल किया है वो लगभग 24.6 मिलियन का हमने सेल किया है। ठीक है, अब इस सेल को आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें फीमेल की सेल कितनी है, ये फीमेल की सेल है, इसमें मेल की सेल कितनी है। ठीक है, इसमें क्लरिकल वाले कितने हैं, इसमें स्किल्ड वाले कितने हैं, राइट। स्किल्ड और मैनुअल कितने हैं, तो यहाँ पे हम दो को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, स्किल्ड और मैनुअल दोनों को सेलेक्ट, स्किल्ड और प्रोफेशनल को दोनों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब प्रोफेशनल वाले, अब हमें केवल मैनेजमेंट वाले चाहिए, राइट? या इसमें एनए वालों की प्राइस कितनी है? तो ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो प्रोडक्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपको अब सपोज कंपैरिजन दिखाना है प्रोडक्ट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में क्या है, ठीक है, कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी और प्रोडक्ट प्राइस कितनी पड़ी। तो हमने एक दूसरा केपीआई ले लिया, ठीक है, और अब इसमें हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्राइस था, हम यहाँ पे डाल दिया हमने प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी 14 मिलियन है और प्रोडक्ट प्राइस हमारा 24 मिलियन, तो हम ओवरऑल 10 मिलियन के फायदे में चल रहे हैं, राइट? देन फीमेल फीमेल में 7 मिलियन की कॉस्ट प्राइस है और 12 मिलियन का प्रोडक्ट प्राइस है। मेल में 7 मिलियन की कॉस्ट प्राइस है, 12 मिलियन का प्रोडक्ट प्राइस है। इसमें 89,000, ठीक है, 89,000 का कॉस्ट प्राइस है और 153,000 का हमें प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बहुत आसानी से मैनेज करके और दिखा सकते हो कि क्या चीजें चल रही हैं हमारे पास ओवरऑल, ठीक है। समझ में आ रहा है तन्वी, शिवानी? यस सर। Yes, sir. Okay, so these are the things that you can apply with your diligence. देन इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और भी ग्राफ्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं। आप अब जैसे यहाँ पे हम एक और फिल्टर डालते हैं, और एक और फिल्टर में डाला, और इस फिल्टर में हम सोर्स नेम डाल देते हैं, ठीक है। तो सोर्स नेम, तो बेसिकली सोर्स नेम डालने का पर्पस ये है कि 2015 में, 2016 में, 2017 में हमारी कितनी सेल हुई है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो 2015 में टोटल सेल कितनी हुई है, 2016 में टोटल सेल कितनी हुई है, 2017 में टोटल सेल कितनी हुई है, ये हम यहाँ पे देखो इस तरह से भी सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जब आप इस तरह से वर्क वर्क करोगे तो आप अपने डैशबोर्ड को बहुत आसानी आसानी से बना सकते हो। अभी आपका पूरा देखो डैशबोर्ड टाइप से छोटा सा डैशबोर्ड टाइप का हमने बना दिया है, ठीक है, विदाउट एनी सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग, बिना कोई कोडिंग किए हमने एक सिंपल सा डैशबोर्ड बना दिया है। अब इसी को हम डायरेक्ट हम यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हमने यहाँ पे उसके लिए हमें पावर बीआई सर्विस का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे सेव करने के लिए पूछेगा, तो हम सेव कर देंगे। हमने क्यों कह दिया DA1023 फर्स्ट डैशबोर्ड, और सेव किया, ठीक है। ये सेव करेगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है, राइट, कि ये हमें डैशबोर्ड शेयर करना है किसी के साथ में, ठीक है। तो मैं अपने साथ ही शेयर कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो अपन शेयर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, शेयर कर सकते हैं। ऐसे उसकी आप लोग ऐसे कर नहीं कर सकते, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, यू डोंट सीम टू हैव एन अकाउंट फॉर पावर बीआई। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट है तो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, वो अकाउंट आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें कुछ ना कुछ रिचार्ज करोगे, हैं? भेजने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस मतलब बस इसको शेयर करने का इस सिंपल बस बताने का पर्पस ये है कि आप इतनी सिंपल वे में इसको शेयर करके कहीं भी अपनी रिपोर्ट को पहुंचा सकते हो। सपोज मैं शेयर भी कर देता हूं और बंदा एडिट कर सकता है इसको, नहीं कर सकता, फिर फिक्स हो जाता है। नहीं, कोई नहीं एडिट कर सकता है इसको, सिर्फ सिर्फ आप उसको दिखाने के लिए शेयर कर रहे हो ना, ठीक है। अब यहीं पे और भी ऑप्शन आते हैं। अब जैसे ये इसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप में देख रहे हैं, आप इसको मोबाइल में दिखाना चाहते हो तो आप इसको मोबाइल व्यू के हिसाब से आप इसको मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लोज किया। अभी देखो यहाँ पे मोबाइल व्यू में हमें इसको दिखाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सारे विजुअल हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको हमें मोबाइल व्यू के हिसाब से हमें इसको डालना है, ठीक है। तो ये देखो इसने ऑटोमेटिकली मोबाइल व्यू के हिसाब से कुछ 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 कर दिया है।
अब हम चाहते हैं कि ये सब हम नहीं चाहते हैं, फालतू की चीज़ें। ठीक है, हमें केवल मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही चाहिए, तो हमने वही वही डाल दिए। ठीक है, और हम चाहते, अब यहाँ पे अभी हम सब हटा देते हैं। ठीक है, हमने सारे हटा दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे हम स्लाइसर डाल देते हैं। ऊपर हमने एक स्लाइसर डाला, फिर हमने दूसरा स्लाइसर डाला। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे तीसरा स्लाइसर डाल दिया। ठीक है, कि ऊपर हमें स्लाइसर दिखाई दे जाएंगे सारे। अब यहाँ पे इसके बाद नीचे हमें यहाँ पे हमने की परफॉर्मेंस सबसे पहले देख ली। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 14.3 मिलियन एसएस दिखाई दे रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। राइट, या ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप इस तरह से अपना जो भी डेटा है उसको मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उठाया, यहाँ पे हमने पाई चार्ट डाल दिया। तो अब यहाँ पे ये पूरा पाई चार्ट दिखाई देगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने मेल पे, अब जो भी बंदा होगा वो यहाँ पे जाएगा, अपना सेलेक्ट करेगा और अपना देखेगा जो भी उसको देखना है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल से हम जो ट्रांसफॉर्म और न्यू कॉलम के जो ऑप्शन हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, और फिर धीरे से हम डेक्स क्वेरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, अब थोड़ा तो टफ हो गई है, इतना ऐसा थोड़ी ना कितने भाई हैं। तो पावर बीआई में जो जॉब लगती है ना आज के टाइम पे, मिनिमम 6 से 7 लाख रुपए की पैकेज की जॉब लगती है, और ये जॉब्स जाती हैं 25, 30, 45 लाख तक भी। केवल पावर बीआई में की बात कर रहा हूँ, पावर बीआई और एक्सेल मिला लो। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे जा रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी यार। मतलब एक्सेल हाँ। सीक्वल हाँ, कोई ना पैसा बचाना कॉम्प्लिकेशन नहीं होने तो देगा। ठीक है, सो ऑफिस में ना आरएन होता है, थर्ड थर्ड 3 महीने